I'm Nehal, and we're here on a talk show. We have Mr. Nitin Naresh with us in the conversation, and we're here to talk about farm laws and the recent judgment given by Supreme Court. According to Mr. Nitin, what are farm laws? देखिए फार्म लॉज की अगर हम बात करते हैं तो फार्म लॉज आज की डेट में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जो भी हमारे देश के जो किसान हैं उनको एक जाल में फंसाने का। कहने के लिए ऑन पेपर्स ये फार्म लॉज जो हैं ये फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ये फार्म लॉज 100% कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली एक ऐसा जाल है जहां पर किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपनी जो फसलें हैं वो कॉर्पोरेट्स के मुंह मांगे रेट पे कॉर्पोरेट्स को बेचे। हम्म, ठीक है। और इन फार्म लॉज से सिर्फ किसानों पे नहीं, जो देश की आम जनता है उस पर भी एक बहुत बुरी तरह से अटैक किया गया है। ठीक है। तो सर, तीन बिल्स हैं: एसेंशियल कमोडिटीज बिल, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, एंड द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल। हम्म ये तीन बिल्स का क्या असर पड़ रहा है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है फार्मर्स पे? देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर कट बताना चाहता हूँ। हम्म, जितने भी लोग आज की डेट में फार्म लॉ को सपोर्ट कर रहे हैं ना, एक्चुअली में उन लोगों ने फार्म लॉ शायद पढ़े ही नहीं है। ठीक है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका एजेंडा सिर्फ ये है कि वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी जो मर्जी रूल पास ऑन कर दे, उनको आंख बंद करके बिना सोचे समझे, बिना पढ़े लिखे, बिना जाने पहचाने उनको उस चीज को सपोर्ट करते हैं। हम्म, फार्म लॉज जो निकले हैं ना, वो आप उनको थोड़ा सा और पीछे लेके जाएं। अभी हम्म, कुछ समय पहले तक जो हमारे देश में गेहूं, चावल, सीरियल्स, पल्सेस जो भी कुछ किसान पैदा करते थे अपने खेतों के अंदर, वो सारे के हम्म, सारे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आते थे। अब हुआ क्या कि ये एक बहुत लंबा चौड़ा वेल प्लान्ड एक ट्रैप है, जिसकी जो बुनियाद है ना वो काफी समय पहले वो रख दी गई थी। पहले जो गेहूं, सीरियल, पल्सेस जैसे कि मैंने आपको बताया, ये असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में आते थे। तो उससे हाँ, दो प्रोविजंस जो हैं वो फुलफिल होते थे। पहला प्रोविजन, सरकार की, जो भी देश की करंट रूलिंग गवर्नमेंट है, आज की या कल की या उससे पहले जो भी उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट है, उसकी एक लायबिलिटी बनती थी कि वो किसानों से एक बेसिक मिनिमम प्राइस के ऊपर वो सारी फसलें हम्म, खरीदें और एफसीआई के अंदर उसको स्टोर करें, और जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जो राशन की दुकानें होती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, उनके थ्रू गरीब जनता को, कॉमन जनता को वो जो सारी फसलें हैं वो दें, एक बहुत ही मार्जिनल लो कॉस्ट के ऊपर, नो लॉस नो प्रॉफिट में। और कई बार ऐसा भी होता था कि सरकार को उस पर लॉस भी लेना पड़ता था। ठीक है ना। बट फिर हम्म, भी सरकार हम्म, जो है कि फूड फॉर ऑल प्रोजेक्ट के अंडर में सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो किसी भी इंसान को, जो इस देश का नागरिक है, उसको भूखा ना मरने दे और उनको बहुत सस्ते रेटों पे जो हम्म, खाद्य पदार्थ है वो मुहैया करवाएं। और दूसरा जो प्रोविजन था वो ये था कि जितने भी बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, दे वर बार्ड टू स्टॉक दोज फूड आइटम्स बिकॉज दे वर अंडर असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। और अगर उसको स्टॉक करने की कोई भी कंप्लेंट मिलती थी तो उसके ऊपर तुरंत तुरंत कालाबाजारी के एक्ट के अंडर में उसके ऊपर एक्शन होता था। अब क्या हुआ हम्म, कि काफी टाइम पहले बहुत साइलेंटली, चुपचाप, गेहूं, चावल, सीरियल्स, पल्सेस, इन सबको असेंशियल कमोडिटीज की एक्ट से निकाल दिया गया। ठीक है। अब जब निकाला गया तो जो दो प्रोविजंस पहले इंप्लीमेंटेड थे वो दो प्रोविजंस अब मार्केट से हट गए। पहला कि कोई भी इंसान जिसकी जितनी हैसियत है वो उस हिसाब से उन असेंशियल कमोडिटीज को या उन नॉन असेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक कर सकता था, क्योंकि अब वो पहले वो असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में थे तो वो स्टॉक नहीं किए जा सकते थे। अब वो असेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट हम्म, में नहीं है तो जो मर्जी, जैसा मर्जी, जितना मर्जी चाहे उसको स्टॉक कर सकता है। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी उस पर फाइन नहीं लगेगा और वो फ्री है, जितना जिसकी औकात है वो उतना उसको स्टॉक कर ले। और दूसरा कि सरकार की आज की डेट में कोई भी लायबिलिटी नहीं है जहां पर वो उन हम्म, इन सारे के सारे फूड प्रोडक्ट्स को या फूड आइटम्स को किसानों से खरीदें और फेयर हम्म, प्राइस शॉप के थ्रू इनको बेचें।
अब समझने वाली बात यह है कि गेम फार्म लॉज के आने के टाइम पे स्टार्ट नहीं हुआ, गेम उससे पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि जब ये फार्म लॉज निकले तो किसानों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अब आज की डेट में सरकार चिल्ला चिल्ला के ये बोल तो रही है कि एमएसपी नहीं हटेगा, एमएसपी जारी रहेगा, लेकिन एमएसपी जारी कैसे रहेगा, सवाल ये ना, एमएसपी जारी कैसे रहेगा। जब पहली बात तो ये कि सरकारों को उन गेहूं को खरीदने की या उन फसलों को खरीदने की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो सरकार उनको खरीदेगी नहीं। जब सरकार उनको खरीदेगी ही नहीं तो एमएसपी हो या ना हो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जब वो एसेंशियल कमोडिटीज के एक्ट से हटा दिए गए हैं तो कॉर्पोरेट्स भी उनको स्टॉक कर सकते हैं। तो जब सरकार उनको नहीं खरीदेगी और सामने कोई कंपटीटर होगा ही नहीं, तो सीधा सीधा सिर्फ कॉर्पोरेट से उनको परचेस कर पाएंगे ना, और किसानों की मजबूरी बन जाएगी कि वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ही वो अपनी फसलें बेचें या बेच पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रैप है ना, ये बहुत सालों पहले, बहुत महीनों पहले, बहुत सोच समझ के, बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड करके ये सारे के सारे ट्रैप जो है धीरे धीरे बिछाए गए हैं, जिनका असर जो है वो आज से चालू हुआ है, ठीक है ना। तो सर अब गवर्नमेंट, आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी है किसानों को ट्रिक करने के लिए, जब वो बोल रहे हैं कि एमएसपी है बट ऑन फ्लोर लेवल, ऑन ग्राउंड लेवल नहीं है ना एमएसपी, किसानों को, एमएसपी नहीं है, कहाँ किसानों है को एमएसपी। बेनिफिट नहीं कर रहा। आप सिर्फ कागजों में बोल दो कि एमएसपी है ना, लेकिन अगर प्रैक्टिकली उस किसान से कोई भी गेहूं खरीदेगा ही नहीं, कि सरकार गेहूं खरीद ही नहीं रही, और खरीदने वालों की लाइन में सामने सिर्फ एक ही कंपटीटर है, एक ही सिंगल मोनोपोली है, दैट इज कॉर्पोरेट्स, तो वो तो अपने मर्जी के हिसाब से लेंगी ना। पहले सरकार गेहूं खरीदती थी, सरकार ने एक एमएसपी तय कर दिया कि भाई अगर किसी, फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 1 किलो गेहूं का रेट 200 रुपए है, ठीक है ना, तो सरकार 200 रुपए में उस गेहूं को खरीदती थी। अब अगर किसान को कोई और इंसान 200 रुपए के बदले 210 रुपए दे रहा है, तो किसान चाहे तो जाके उस इंसान को गेहूं बेच सकते थे, और अगर वो इंसान किसानों को 190 रुपए दे रहा है तो किसानों के पास में ऑप्शन था कि वो सरकार को गेहूं बेच दे 200 रुपए में। अब जब 210 खरीदने वाला रहा ही नहीं, कोई कंपटीटर रहा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही बायर है, कॉर्पोरेट्स। अब किसान जब उन कॉर्पोरेट्स के पास में जाएंगे कि हमें आपके पास में गेहूं बेचना है, तो कॉर्पोरेट सीधा सीधा बोलेगा कि भैया मैं तो 200 रुपए नहीं दूंगा, मैं तो 150 रुपए दूंगा, तुमको बेचना है बेचो, नहीं बेचना जाओ। तब किसान क्या करे? एक किसान जिसने बैंक से लोन लेके बीज खरीदे हैं, जिसने फर्टिलाइजर्स खरीदे हैं, जिसने पेस्टिसाइड्स खरीदे हैं, जिसने अपना पूरे लैंड साल मेहनत मॉर्टगेज करी किया है, है। वो बेचारा कहाँ पे उसको फसलों को बेचेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो सारी फसलों को स्टॉक कर लेगा, तो उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो जो भी कॉर्पोरेट्स अपने रेट बोलेंगे वो उसको देंगे। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। काफी टाइम पहले तक हमारे देश के अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था, ठीक है ना। अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप्स को मान्यता दी, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो किसी एक जगह पर कोई एक आदमी किसी एक मकान मालिक के पास में गया कि सर मुझे आपका जो घर है ना वो किराए पे चाहिए। तो मकान मालिक ने उससे पूछा कि हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन कौन रहने वाला है आपके साथ में? तो उसने बोला कि सर मैं और मेरी गर्लफ्रेंड साथ में रहेंगे। तो मकान मालिक ने बोला हमें माफ कीजिए, हम लिव इन रिलेशनशिप्स में अनमैरिड कपल्स को अपना घर नहीं देते हैं। तो उसने बोला कि सर आज की डेट में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो लिव इन रिलेशनशिप्स है अलाउ कर उसको दिया है। अलाउ कर दिया है, तो फिर आप हमें घर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो लैंडलॉर्ड ने बोला तो एक काम करो, जाके सुप्रीम कोर्ट से घर ले लो। सुप्रीम कोर्ट से ले लो, ठीक है ना। सेम यही चीज किसानों के साथ में हो रही है। एमएसपी ऑन रिकॉर्ड तो एप्लीकेबल है, लेकिन जब उस एमएसपी पे सरकार गेहूं खरीदेगी नहीं तो ले दे के सिर्फ एक ही बायर बचा है, कॉर्पोरेट्स, और वो अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे। इसी चीज का जो प्रोटेस्ट है ना वो फार्मर्स कर रहे हैं। तो एक और बात चल रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेट की तरह दिखाया जा रहा है फार्मर्स के लिए कि उनके लिए ये फ्रीडम है। ये कैसे फ्रीडम है जो उनको कैसे फ्रीडम है? हमारे देश में तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट भी अलाउड नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट अलाउड नहीं है। आप किसी को बॉन्डेड लेबर अपने यहाँ पे नहीं बना सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड कैसे नहीं है आप बताइए। और हर एक मूवमेंट पे, मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है
उसने हर एक इंस्टेंस पे, हर एक मोमेंट पे, हर एक इंसान के साथ में झूठ बोला है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, जो गवर्नमेंट के पीछे जो लॉबी बैठी है ना कॉर्पोरेट्स की, वो तक भी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जिस दिन बिल्कुल। किसानों ने पंजाब के अंदर टावर्स पे हमला किया और ये खबर आई कि 1500 जियो के जो टावर्स हैं वो तोड़े गए हैं, उस टाइम पे अंबानी ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भैया हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से या किसानों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इन फार्म लॉ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और हम कभी भी फूड बिजनेस में आएंगे ही नहीं। अभी रिसेंटली 10 जनवरी की न्यूज, आज 12 जनवरी है, 10 जनवरी की न्यूज है कि रिलायंस ने अपने सब कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू करीब करीब 1000 क्विंटल पैडी परचेज करने का ऑर्डर पास ऑन किया है। अब देखो ना कितना सफेद झूठ है। पहले वो बोल रहे हैं कि हम फूड बिजनेस में आएंगे ही नहीं, तो फिर 1000 क्विंटल पैडी जो वो परचेज कर रहे हैं वो क्या करने हैं, क्या करना है, क्या मुकेश अंबानी का इतना बड़ा परिवार है कि, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्या मुकेश अंबानी का परिवार इतना बड़ा है कि 1000 क्विंटल पैडी वो खुद खा जाएंगे? किसको खिलाएंगे 1000 पैडी? या फिर वो अपने ऑफिस के अंदर अपने एम्प्लॉयज को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपना गेहूं चावल सप्लाई करना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली आप 1000 क्विंटल का आप करोगे क्या पैडी का? लॉजिक नहीं बनता ना। 1000 क्विंटल का मतलब है 1 लाख किलो। क्या करोगे इतनी पैडी का आप? बिल्कुल। है ना? तो सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट फार्म, आपके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बोल रहे हैं फार्मर्स के लिए, फार्मर्स को उनसे कुछ भी फायदा या लाभ नहीं है? फार्मर्स को उनसे हमेशा सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे बड़ा प्रोविजन ये है कि उनसे पहले ही उनके फसलों के रेट जो है तय कर लिए जाएंगे, ठीक है ना? हाँ। और अगर वो उस रेट पे उन किसानों, जो वो किसान है, अगर वो अपनी फसलें नहीं बेचते हैं तो सीधा सीधा उनकी फसलों जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया जाएगा, ठीक है? हाँ। अब जो सरकार है, सरकार ये कह रही है कि किसानों की जमीन जो है वो उनसे नहीं छीनी जाएगी, ये किसानों का नहीं छीनी फायदा है, जाएगी। ये किसानों का फायदा है इस नए लॉ से। तो किसानों का ये बताइए कि इसमें नया क्या है? किसानों की जमीन तो किसानों की पहले ही थी। एक्चुअली में देखा जाए तो इस लॉ के थ्रू किसानों की जमीन छिन जाएगी। वो अपनी जमीन में खुद ही लेबर की तरह काम करेंगे कॉर्पोरेट्स के लिए। अदरवाइज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ही क्यों? इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्यों रखा गया है? इसका प्रोविजन ही ये है, बाइंड करने के लिए फार्मर्स को। आप अपनी ही जमीन पे अपने, जब जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि बड़े बड़े जो लाला होते थे, बड़े बड़े जो सेठ होते थे, वो किसानों को अपनी फसलें उगाने के लिए उनको बीज, उनको पेस्टिसाइड, उनको फर्टिलाइजर्स वगैरह देते थे और उनसे उनके जमीन की पेपर्स अपने पास में रख लेते थे, और उसके बाद में उस पे ब्याज इतना ब्याज इतना ब्याज इतना ब्याज उस पे चढ़ा दिया जाता था कि किसानों को फाइनली जो है अपनी जमीन इनके पास में परमानेंट लेवल पे गिरवी रख के और अपना एक बॉन्डेड लेबर की तरह वो मतलब अपनी मालिकाना जमीन से उस पे वो नौकरों की तरह काम करते थे। नौकर भी नहीं बल्कि गुलामों की तरह काम करते थे। अब सरकार तो जब चेंज होती है, फार्म्स के अंदर रिफॉर्म्स आते हैं, तो सरकार तो किसानों के जो लोन्स हैं वो कभी कभार माफ कर देती है। लेकिन आपको लग रहा है कि अंबानी और अदानी जैसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कभी भी किसानों के लोन्स जो है माफ करें? वो किसी के ऊपर 1 रुपया भी माफ ना करें, है ना? उनके लिए तो हर एक जो भी उन्होंने पैसा दिया है किसी को, वो तो इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट में ये लोग इतने बड़े बड़े फंडर्स हैं इलेक्शन कैंपेन्स के, ये लोग इलेक्शंस में इतना ज्यादा पैसा ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज को देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये डोनेशन देते हैं? जी नहीं, ये डोनेशन नहीं है, ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है कि भैया हम तुम्हारा इलेक्शन फंड जो है वो तुम्हारा जो इलेक्शन कैंपेन है वो हम तुम्हें फंड कर देते हैं, हम तुम्हें इतना डोनेशन दे देंगे, लेकिन अगले 5 साल तक ले तुम लोग जो भी रूल्स निकालोगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही फेवर फेवर्स में के रूल निकालोगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फार्म लॉज है। बिल्कुल। हाँ हाँ, ठीक है सर। तो आपके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? सबसे ज्यादा करप्ट आज की डेट में अगर पूरी दुनिया में किसी देश का जुडिशियल सिस्टम है तो वो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है। थोड़ा सा ना पर्सनल ग्राउंड पे चलते हैं। अगर हम जो आज की डेट में सीजीआई, अगर हम सीजीआई की बात करें, सबसे पहले हम जस्टिस बोबडे की बात करते हैं। जस्टिस बोबडे का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बीजेपी के साथ में। कुछ महीनों पहले जब मई के अंदर कंप्लीट लॉकडाउन था तो उस टाइम पे जस्टिस बोबडे बीजेपी के एक बहुत बड़े मिनिस्टर के किसी बेटे की स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर नागपुर में घूमते फिरते नजर आए थे और उनकी वो फोटोग्राफ उस टाइम पे बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, ठीक है ना? तो कोई भी आदमी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इस तरह से
इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसे रख सकता है जहां पर वो उनकी बाइक्स और कार्स में इस तरह से घूम फिर रहे हैं, है ना? तो जस्टिस बोबडे का कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर 1% हम लोग ये मान भी लें कि उनका कोई कनेक्शन नहीं है और वो अनबायस्ड होके अपने डिसीजन देते हैं, तो जस्टिस बोबडे आज की डेट में खुद डिसीजन देने लायक नहीं है, क्योंकि वो खुद कानून तोड़ते हैं। लॉकडाउन में जब एक रूल निकला कि सबको मास्क पहनना है, ठीक है, आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको मास्क पहनना है। अगर आप जस्टिस बोबडे की वो फोटोग्राफ उठा के देखोगे तो वो 4 लोगों से घिरे खड़े हुए हैं। उन 4 लोगों ने मास्क लगा रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस बोबडे, उन्होंने मास्क नहीं लगाया। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका सबसे परम धर्म ही ये है कि वो कानून की रक्षा करें, कानून का पालन करें, जब वो खुद देश के कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे कि वो दूसरों से कानून का पालन करवाएंगे या दूसरों को बोल सकते हैं कि आप कानून का पालन करो? समझ ही नहीं आता। बट एनीवेज, इन्होंने जो भी आज डिसीजन लिया है वो सिर्फ किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए और उनके साथ धोखाधड़ी करने के लिए किया है, क्योंकि ये इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि ये कानून को हम किसी भी तरीके से रिपेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको नहीं कर टेम्परेरी सकते, टेम्परेरी बेसिस पे हम लोग इसको होल्ड टाइमली कर रहे हैं। होल्ड कर रहे हैं। अब उसका सीधा सीधा प्रावधान ये है कि टेम्परेरी बेसिस पे इसको होल्ड करो। अब होल्ड होने के बाद में मीडिया के थ्रू खबरें लोगों तक पहुंचा दो कि भैया किसान जीत गए हैं, और जो है किसान लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड लगा दिया है। किसान जो है अपने प्रोटेस्ट से उठेंगे, अपने अपने घरों को वापस चले जाएंगे, और जैसे वो अपने अपने प्रोटेस्ट को तोड़ें और अपने अपने घरों को वापस जाएं, वैसे ही वापस इसको फार्म लॉस को फुल फ्लेज तरीके से इंप्लीमेंट कर दो। यही होने वाला है। मैं आपको काफी हद तक मैं शॉर्ट हूं। अब ऊपर से कोई भगवान का कोई करिश्मा ही हो गया कि ये फार्म लॉज इंप्लीमेंट ना हो, रिपेल हो जाए, तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनल ग्राउंड्स पे कि 95% यही होगा। अच्छा, तो सर आपके अकॉर्डिंग फार्मर्स के हित में क्या हो सकता है, क्या कुछ भी नहीं हो सोल्यूशन क्या सकता है? फार्मर्स के हित में। मैं आपको एक बहुत मजेदार चीज बताता हूँ। पहले हाँ। हम लोगों से सरकारों ने ये कहा कि आप अपना आधार कार्ड बनवाइए, आप अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड के साथ में लिंक करवाइए, पैन कार्ड को आप अपने बैंक अकाउंट के साथ में लिंक करवाइए, और जितनी भी गैस की सब्सिडीज है वो आपको मिलेगी। आपको शायद ये चीज मालूम भी नहीं होगी कि आज की डेट में गैस सब्सिडी खत्म हो चुकी है। जब गवर्नमेंट ये कह रही थी कि सब्सिडी देंगे, और वो सब्सिडी उन्होंने गुपचुप तरीके से खत्म कर दी, तो आज जब सरकार ये कह रही है कि एमएसपी लागू रहेगी, है ना, और मैंने आपको बता ही दिया कि टेक्निकली ऑन पेपर्स एमएसपी कह रहे हैं कि चालू रहेगी, है लेकिन एमएसपी है ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। और आज जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, सरकारें बोल रही हैं कि सरकारों की जमीन नहीं जाएगी, एक दिन ऐसा भी आएगा कि गुपचुप तरीके से सरकार किसानों की जमीनें भी किसानों के हाथ से चली जाएगी और कोई इस पे कुछ बोल भी नहीं पाएगा। जैसे गैस सब्सिडी लोगों के हाथ से निकल गई, ऐसे किसानों की जमीन किसानों के हाथ से निकल जाएगी, किसान कुछ भी नहीं बोल पाएगा उस टाइम पे। तो मुझे हाँ। लगता है कि सरकार को इतना ज्यादा तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए, इतनी ज्यादा हिटलरबाजी अच्छी नहीं है, क्योंकि हिटलरबाजी का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। यूएस में ट्रंप की सरकार गई, इजराइल के अंदर नेतन्याहू के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी इम्पीचमेंट की बात की है, ट्रंप की इम्पीचमेंट की बात चल रही है। मुझे लगता है कि इस तरह की तानाशाही सरकार को नहीं करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके इन फार्म लॉज को रिपेल कर देना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल सिर्फ अडानी और अंबानी ही वो लोग नहीं है ना जिनके वोट से नरेंद्र मोदी जी इस देश के पीएम बने हैं। अल्टीमेटली वोट तो बिल्कुल। आम जनता ने दिया है ना। हाँ। बस। सर, थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्वर्जेशन। माय प्लेजर। या, वी लव टू हैव यू बैक।